स्टार्ट हो गया है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के लिए इसमें एक टर्मिनोलॉजी आएगा, एक टर्म आएगा टेस्ट चार्ज। अपना टेस्ट चार्ज जो होता है उसको अभी ऐसे समझो कि जनरली एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, और ये प्लस क्यू है, इसका साइन प्लस है, और क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, क्यू का मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। तो हम पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण, फिर बड़ा बड़ा चार्ज में भी निकालेंगे इंटीग्रेशन के मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो कि कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है। मान लो कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तुम्हारा, इसको लिख दिया सोर्स चार्ज। और यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमको उसके कारण ये पूरा जो प्लस 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 का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके चलते हमको इस पॉइंट पे, मान लो कि ये पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ता है इस टेस्ट चार्ज का, कि यहाँ पे कोई चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू टेस्ट चार्ज रखें जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, बहुत ही छोटा हो। बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड क्यों हो वो भी आगे देखेंगे कि बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड क्यों रहता है। तो मान लो कि ये सोर्स चार्ज है और ऐसा सेटअप बना लिया। अब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो कि हम तो बोले थे कि कूलम्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज पे ही लगेगा। तो इस सोर्स को भी मान लो कि सारा सोर्स एक ही जगह पे सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे। इसका सेंटर कहीं भी मान लो, उसका कहीं भी सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ मान लो। और एक इमेजिनरी लाइन समझने के लिए ऐसे 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 ड्रॉ कर लो, और उसके ही अलोंग इसको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम हो गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव पॉजिटिव ये सब भी आगे देखेंगे। तो मेरा यहाँ पे कहने का बस समझना इतना है कि ये सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट टेस्ट चार्ज है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे पॉइंट टेस्ट चार्ज लेते हैं। जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे पॉइंट टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज को मैंने प्लस क्यों लिया है, जिसका इसका जो होता है साइन उसको जनरली पॉजिटिव लेते हैं, कन्वेंशनली मान सकते हैं। और ये क्यू होता है उसका वैल्यू बहुत बहुत छोटा होता है, उसका पॉइंट भी आगे देखेंगे। तो ये सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट चार्ज मान लिया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पहले दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सबको सब कुछ विजिबल है। पहला तो जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ करता है। ये दो चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये लिख रहे हैं कि इट इज सेड टू एग्जिस्ट, इट इज सेड टू एग्जिस्ट in the region of a space, in the region of a space, ऐसे स्पेस में एग्जिस्ट करेगा अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट, अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट, अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट। ये कहाँ होता है वो तो हमको पता लग गया कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी चार्ज रहेगा, चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है चार्ज, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कहाँ होगा। तो इसके अराउंड कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इससे बाहर निकले, इससे अंदर जाए, इससे कुछ भी होगा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अराउंड एग्जिस्ट करेगा, ऑब्जेक्ट के आसपास एग्जिस्ट करेगा। तो इस सारे इसके इस ब्लैक वाला जो पोर्शन है उसके अराउंड चारों तरफ
ए पॉइंट पे भी कुछ एग्जिस्ट करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, इस 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 पॉइंट पे कहीं भी निकालने के लिए तुमको दिया जा सकता है। इसका एक और क्वेश्चन देखो, मान लो कि एक रॉड है, इनफाइनाइट रॉड है, ये ऊपर ऐसे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये कहीं पे भी इसका इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने, फील्ड निकालने के लिए दिया सकता है। पॉइंट इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, सारा कुछ निकालेंगे हम लोग। यहाँ से मेन इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट है। कूलम्ब्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए, उसी का डेरिवेशन करते हुए ये सब डिराइव करेंगे। उसका डेरिवेशन करते हुए इस उसके मदद से इंटीग्रेशन लगा के ये सब डिराइव करेंगे। ऐसे पॉइंट चार्ज वाले में इंटीग्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ता जानो। तो कहाँ एग्जिस्ट करता है? इट इज सेड टू एग्जिस्ट, इट इज सेड टू एग्जिस्ट, इट इज सेड टू एग्जिस्ट, गलत कलर आ गया, इट इज सेड टू एग्जिस्ट, और भी गलत हो गया ये तो सॉरी। ओके, इट इज सेड टू एग्जिस्ट अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। अब अगला पेज पे चलते हैं, थोड़ा कुछ और समझते हैं इसके बारे में। इसका डेफिनेशन बेसिकली समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज, ये ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है वो। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। डिफिनेशन लिख लो, उसके बाद इसको समझाते हैं। ये यहाँ से डिफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय। वही यहाँ पे बना लेते हैं, छोड़ो यहीं पे बना लेते हैं। वो तक कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो मान लो ये सोर्स था, तो इस पॉइंट पे ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। फोर्स का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही, इस पॉइंट पे। अगर इसका सेंटर यहाँ पे माने हैं तो कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लगेगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास पे इसका सेंटर माने। मान लो कि फुल्ली राउंड है तो उसका सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये भी मान लो, मतलब कि सारे जगह एक समान है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। मान लो ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ठीक है, डन। तो कैसे डिफाइन किए इसको, कैसे डिफाइन किए, क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स उसी को लिख रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मान लो कि ढेर सारा टेस्ट चार्ज रहता तो उतना, एक है तो उससे डिवाइड, क्यों नॉट एट दैट पॉइंट। ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया वन। तो यहाँ से एक और बात लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो उससे चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और ये तो अपना यूनिवर्सल पॉइंट हो ही गया, ये यूनिवर्सल पॉइंट हो ही गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपल सा था, आसान सा।
यहाँ पे अब 2 पॉइंट लिखेंगे अगले पेज पे, एक पेज पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, दिखता नहीं है अच्छे से। जब तो मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, ऊपर से इतना सारा कुछ लिख दिया जाता है, दिखता नहीं। 2 पॉइंट, मेरे पास पेज का कमी नहीं है, हम जितना पेज चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी डिफाइन किए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, साइड में बना लो यहाँ पे सोर्स चार्ज और ये पॉइंट चार्ज जो भी था, यहाँ पे भी बन रहा था, ये सोर्स बना लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज हम लिख रहे हैं तो साथ साथ नोट्स भी बनते जाना चाहिए, इसीलिए पहले से नहीं लिखे हैं कि तुम लोग को भी उतना ही टाइम मिलेगा, मेरे पेज से मैच करके लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, इस वाले चार्ज का प्रॉपर्टी है, टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लिए थे कि इसका प्रॉपर्टी रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। उस पॉइंट पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इसलिए उस पॉइंट पे उस टेस्ट चार्ज को लिए, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते थे, वो कूलम्ब्स लॉ वाला। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज सही है। ये पॉइंट एक हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फटाफट। द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज should be very small, should be very small because, उसका रीजन दे रहे हैं हम, 60 में बताए थे स्टार्टिंग में, very small as compared to source charge, source charge के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल रहना चाहिए as compared to source charge, source charge डन। क्यों नहीं, तो उसका रीजन है इज, नहीं तो it will change the configuration of source charge, it will change the configuration of source charge, change the configuration of source charge। ये वाला कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, configuration of source charge। देखो ऐसा क्यों, हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। else it will change the configuration of source charge। स्टार्टिंग में बताए थे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर लिए, तो इसमें अगर 5 कूलम चार्ज मानो है, तो सारे जगह मान लो कि ये चार्ज एक ही जगह पे है 5 कूलम, मान लो कि 2 जगह पे है, यहाँ 3 कूलम है और यहाँ पे 2 कूलम है, ऐसे। तो वही फंडा यहाँ पे भी है कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कांस्टेंट रहता है ना, तो अगर हम सोर्स चार्ज से इसको कंपैरिजन में लिए, मान लो कि इसको 3 कूलम लिए और इसको 2 कूलम लिए, मान लो कि, तो ये टोटल जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये तो क्या बोलते हैं 5 कूलम हो जाएगा ना। अगर आइसोलेटेड सिस्टम में देखें तो 5 कूलम हो जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चन का आंसर आएगा वो उतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। पूरा सिस्टम अगर देखें तो उसमें 5 कूलम हो जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर उतना एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। इसलिए इसको बहुत छोटा लेते हैं कि 3 पॉइंट समथिंग 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 रहे, तो आंसर पे उतना फर्क ना पड़े। सिंपल सा है पॉइंट, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समझ लो कि टेस्ट चार्ज को क्यों छोटा लेते हैं। आलतू फालतू सब चीज मिटा दिया गया है। ये 2 पॉइंट याद रखें। क्या क्या देखें अभी तक, लेट्स रिकॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, फिर कैसे डिफाइन करते हैं, फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद ये। ठीक है,
उसके बाद थर्ड में 2 पॉइंट, property of source charge not the test charge, the value of test charge should be very small as compared to the source charge, else it will change the configuration of the source charge, source charge की configuration को ही बदल देगा, उसको भी समझा चुके। नेक्स्ट 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 चलते हैं। इतना समझ में आ गया, अब आगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना स्टार्ट करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अब पॉइंट चार्ज निकालते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण सबसे पहले पॉइंट चार्ज के कारण ही निकालेंगे, पोटेंशियल वगैरह भी निकालेंगे, सब पॉइंट चार्ज के कारण पहले, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, रॉड वगैरह का निकालेंगे, स्पेयर वगैरह का निकालेंगे, जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना निकालेंगे। तो मान लो कि इस पॉइंट चार्ज है तुम्हारा, क्यू है पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पूरा स्पेस में मान लो कि कोई वेक्टर कोई एक जगह मान लो, तो किसी भी पॉइंट पे निकालो, तो हम मान लिए कि इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो मान लिए कि वो आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, ये वाला डिस्टेंस मान चुके, ये मान लिए आर वेक्टर है। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना होगा हमको, जो पीछे बताए थे, पॉजिटिव होगा ये भी बताए थे। मान लो ये वो है जो क्या है, क्यू नॉट है, मान लो वो क्यू नॉट है, और ये इसके कारण इस पॉइंट पे हमको निकालना था। यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो किए वो 2 पॉइंट एप्लीकेबल है, कि सोर्स चार्ज का प्रॉपर्टी है और टेस्ट चार्ज के कारण उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदल रहा है, ये दो। तो वही सिंपल सा अपना फंडा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ ई बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज एफ ई बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट पर यूनिट चार्ज। क्यू नॉट ये वाला क्यू नॉट है, पर यूनिट में डेफिनेशन के अनुसार वही क्यू नॉट है। इतना तो सबको समझ में आता होगा, डन है, ठीक है। इतना समझ में आता है तो यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फोर्स भी समझ में आ ही जाता होगा, लिखना आता ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा अपना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, उसका डायरेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आर कैप, आर कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स अपना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इक्वेशन 1, इसको माने इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 का एफ ई का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट, तो क्या निकलेगा, कलर अलग अलग करके लिखिए, सब समझ में आएगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू, यहाँ पे भी आपका 1/Q0, बाई क्यू नॉट पहले से था। अब देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला पॉइंट चार्ज के चलते, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से भी एक चीज़ हमको पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनेशन में ये जो सोर्स चार्ज हम लिए थे, पॉइंट चार्ज सॉरी, यह यहाँ पे अकर नहीं कर रहा है इसका फॉर्मूला में। इसका मतलब कि टेस्ट चार्ज का कोई उतना रूल नहीं है, टेस्ट चार्ज आ ही नहीं रहा है। वो एक पॉइंट नहीं लिखाए थे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज क्यों, यहाँ पे और अच्छे से क्लियर होता है वो बात। सोर्स चार्ज का प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि इसके फॉर्मूला जो हम निकाल रहे हैं डेफिनेशन के अनुसार, उसमें सिर्फ ये सोर्स चार्ज का प्रॉपर्टी, यहाँ क्यू नॉट अपीयर नहीं हो रहा है इस फॉर्मूले में, क्यू नॉट गायब है यहाँ से, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। दोनों रहता तो
सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज दोनों का प्रॉपर्टी रहता। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको साथ साथ नोट करते चलें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जैसे किए थे ना, वहाँ वो भी यहाँ पे वैसे कर सकते हैं। अब किसी को याद ना हो तो उतना हड़बड़ाना मत। देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, नीचे आर से गुना किए, ऊपर भी आर से गुना किए, आर इंटू आर कैप क्या हुआ, आर वेक्टर हो गया। क्या हुआ, के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये सबको याद है ना, आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर, वही है आर वेक्टर इंटू मॉड ऑफ आर इक्वल टू आर कैप इंटू आर वेक्टर, सॉरी आर कैप इंटू मॉड ऑफ आर बराबर आर वेक्टर, वही है। डन है। तो इसका अपना ये वाला एक फार्मूला, या तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या तो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। दो फार्मूला, फार्मूला 1 फार्मूला 2, अगर डायरेक्शन दिखाना हो तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दो फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे भी पुट विथ साइन, फॉर्मूले में पुट विथ साइन, साइन के साथ इसको रखो। वेक्टर का फॉर्मूला है तो साइन के साथ ही रखो, पुट विथ साइन। ये साइन पुट करते जाना, क्योंकि वेक्टर का वो जो अगर साइन नहीं पुट किया, अगर निगेटिव हो गया, पॉजिटिव में तो चल जाता है, निगेटिव हो गया तो जो साइन अगर इधर आ रहा होगा वो सीधा उल्टा डायरेक्शन दिखाएगा, इसलिए साइन को पुट करवाते चल रहे हैं। अगर साइन हम क्वेश्चन में पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इधर ही होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली अगर इसमें करते हैं तो ऐसे। और इंटरेस्टिंग सा बात, अगर इसका मॉड लिया जाए कि क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, अगर दोनों तरफ इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो वेक्टर हट जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के भी कांस्टेंट कांस्टेंट और क्यू भी कांस्टेंट, तो यहाँ से एक बात निकलता आता है 1 बाई आर स्क्वायर। और इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बना उसके लिए थोड़ा देख लेना। ई और आर तो हाइपरबोलिक कर्व बनेगा ऐसे। रबर भाई, रबर कहाँ गया, रबर यहीं पे है, रबर आ चुका है। हाइपरबोलिक कर्व ऐसे तो सिमेट्रिकल बना लेना, एक कर्व दिखाएगा 1 बाई आर स्क्वायर को। हाइपरबोला कर्व ऐसा होता है। ठीक है, इतना सही है अपना, इतने तक तो सबको समझ में आ गया। इतने तक सबको समझ में आ गया, तब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक और बात, जैसे कूलम्स लॉ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैसे था ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देख लो, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। अब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ए पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो Q1 के चलते जो होगा E1, Q2 के चलते जो स्ट्रेट लाइन में होगा E2, और Q3 के चलते जो स्ट्रेट लाइन में होगा E3।
इन तीनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, मतलब ई नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ये कूलम्स लॉ में बता चुके हैं अच्छे से, इसलिए यहाँ पे भी तो अच्छे से ही बता दिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। डन है इतना। अब क्वेश्चन करें। क्वेश्चन से पहले एक और, ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा। ये है इलेक्ट्रिक, फुल फॉर्म याद रख लेना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज लिख रहे हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो मान लो कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अब मान लो कोई निगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इसे बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी को स्ट्रेट लाइन में दिखा दो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके बाहर निकलेगा, ये सब सारा इमेजिनरी लाइन है। तो सेम निगेटिव चार्ज वाले में उसमें जाएगा, बाहर निकलेगा और इसमें इंटर करेगा, पॉइंट चार्ज में इंटर करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसी का लिख लो, ट्रांसलेट कर देते हैं, लिख ही लो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive charge and terminate at negative charge। साथ साथ लिखते चलो। हम लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे, originate at positive and terminate मतलब end, खत्म होता है नेगेटिव पे। यह है पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इस पे ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, और इसमें टर्मिनेट हो रहा है, उसी पे जाके खत्म हो जा रहा है, इसमें टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट इसमें हो रहा है। पहला पॉइंट वो हो गया। दूसरा, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अगर चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये भी एक पॉइंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए लिखवा नहीं रहे। चार्ज दोनों पॉजिटिव है, मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है, then the direction of electric force and will be same as the direction of electric field at that point। देखो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ रहेगा। यही था पॉइंट। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आज बहुत ही अच्छा फ्लो है, आज अच्छा खासा हम लोग कवर कर लेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। कौन सा 2 फार्मूला निकालें। पहला, E बराबर एफ ई वेक्टर बाई क्यू नॉट। दूसरा कौन सा, E बराबर, नहीं, ये पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1, देखो
यहाँ पे हम ऐसे ही क्वेश्चन सब सुनते जाओ, रिकॉर्डिंग में तुमको मिल ही रहा है। तो -4 कूलम चार्ज है यहाँ पे मानो, और इसका डायरेक्शन है 340, और हमको निकालना है इस पॉइंट ऑफ स्पेस पे जिसका डायरेक्शन है 0,0,0, इस पॉइंट पे निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के Q1 Q2 नहीं है, सॉरी, फोर्स वाला भी याद करके रखें, के क्यू बाई आर क्यू। मान लो कि -4 माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम बहुत कॉमन रहता है इसलिए हम भी मान लें कि माइक्रो कूलम है। तो -4 × 10⁻⁻6 बाई आर कितना होगा, √(x1 - x2 y1 - y2) का स्क्वायर हो, तो तुम जान ही रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 हो जाएगा, √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 0 - 4, जो भी लेना है। यह फाइनल है या इनिशियल है, यह फाइनल है या इनिशियल है। तो आर आवर फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहाँ स्क्वायर रहता है अंदर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल ये तो 0 - 3 प्लस 0 - 4 अब वेक्टर का स्क्वायर प्लस जेड में तो 0 0 ही है, तो 0 - 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर तो वो हो गया 5। तो आर क्यूब है तो 5 का क्यूब है, और आर वेक्टर में क्या हो जाएगा, वही आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, क्या है 0i प्लस 0, देखो ऐसे लिख लो, 0 - 3i कैप प्लस 0 - 4j कैप। तो आर वेक्टर में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर में हो जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप, -3i कैप -4। इसी को इसमें कैसे कर देते हैं, यूनिट वेक्टर लिखते तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, लेकिन यही बेस्ट है, वेक्टर फॉर्म में ये है तो सही है। हाँ, यही वाला फॉर्मूला ज़्यादा लगेगा, ये वाला नीचे वाला, वो भी एक तरीका है वो यूनिट वेक्टर का, तो बताया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन डन, ये वाला क्वेश्चन डन है। आराम से रुको, अगर कोई क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो अभी थोड़ा और 2 क्वेश्चन करते हैं कोई। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक तो, अभी है टाइम, बहुत टाइम, कि हम लोग पीछे हैं तो हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्म है, देखो ना, ऐसे ही देखते चलो, सारा रिकॉर्डिंग है, जल्दी। एक स्क्वायर फ्रेम है, उतने अच्छे से बन नहीं रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना लेना खुद। कॉपी पे -q, ये q और ये q, और ये पॉइंट ए है। तो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बराबर वाट। हम लोग थोड़े आलसी लोग हैं, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखवाते हैं। लैंग्वेज समझ के अपना पकड़ लेना, ये मेन कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो फिर क्वेश्चन तो खुद पढ़ ही लेते हैं लोग, तो अपना क्वेश्चन लिखवा के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर फ्रेम है, देखो इसका चारों साइड का लेंथ हम एल दे रहे हैं, एल 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 एल। ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लाओ जरा अच्छे से बना दिया जाए, निकालो, कोशिश करो, तब तक हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर तो बन ही जाएगा जिंदगी में हमसे, देखो
ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं, डन। ये वाला स्क्वायर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मान लेना भाई ये स्क्वायर है। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है जो ए है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन बताए थे ना कि ई नेट क्या होगा, ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर प्लस ई थ्री वेक्टर। जो जो बताया उस पर एक एक क्वेश्चन है, आराम से देखो, पहले समझ लो फिर खुद से कर लेना। इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इस पॉइंट पे भी बाहर। मान लो कोई टेस्ट चार्ज वहाँ पे है, टेस्ट चार्ज मान लो कि कोई है, इस पॉइंट पे अंदर। ये थोड़ा सिमेट्री में बना नहीं, इसके लिए इसका यूज कर लेंगे। इन डायगोनल के लॉन्ग बहुत सही बन गया। ये तो ये रहा क्यू, क्यू है सर, क्यू है माइनस क्यू है और ये क्यू है, और ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एल एल है, एल एल है, एल एल लेंथ है, सुना कीजिए, एल एल है। तो नेटवर्क डिस्टर्ब होगा तो नहीं सुनाई दिया होगा, नेटवर्क डिस्टर्बेंस होगा शायद। ठीक है, तो स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री होगा डायगोनल के लॉन्ग। वैसे ही इसको एक्सटेंड कर लेना चाहिए था हमको, ऐसे ही देखो, ऐसे एक्सटेंड। डायग्राम थोड़ा क्लियर बनाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे क्लियर बनाने का। ठीक है, तो ये भी 45 और ये भी 45। हम देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मान लो कि ये ई है, ई है, क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई अंदर की तरफ E1 है, और मानो कि ये क्यू पॉइंट से इसका डिस्टेंस बी एल है और इसका डिस्टेंस बी एल है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, और डायरेक्शन तो हम दिखा ही रहे हैं कि इस समय है, इस तरफ है। तो मान लो कि इसके चलते ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चलते ई है। अब किसके अलोंग रिजॉल्व करें कि बहुत आसान हो, तो इसी के अलोंग रिजॉल्व कर देते हैं। ये इधर उधर भाग जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिए प्लीज। गड़बड़ वो नहीं हुआ, डायग्राम मिट गया गलती से, वो गड़बड़। बाकी कंसेप्ट में कभी गड़बड़ी आता नहीं अपना। ऐसे था, डन। ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे था, तो ये ऐसे और ये ऐसे, इस लाइन के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे। एक बात तुमको पता है, ये जो एक्स वाई जो है प्लेन, तो ये ए है, ये मान लो ये कोई प्लेन है, वाई है, ये मान लो वाई है, ये एक्स है। ये अगर थीटा है तो ये ए कॉस थीटा होता है, ये ए साइन थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे मान रहे एक्स एक्स वाई प्लेन को ऐसे मान रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ से देखो तो विजुअलाइज करो तो ये ऐसे है, ये और ये ऐसे है, ये 45। तो ये वाला कितना होगा, ई कॉस 45, ई कॉस 45, और ये वाला भी ई कॉस 45, ई कॉस 45, ई कॉस 45। तो यहाँ पे नेट कितना निकला, ई वन बराबर
2e cos 45, 2e cos 45। अब यहाँ से 2e cos 45, इसको ऐसे देखो, ऐसे डायग्राम इधर नहीं, ये 2e cos 45, e cos 45 और e cos 45 को जोड़ दिए तो 2e cos 45 आया, 2e cos 45 आया। यहाँ तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, हमको इक्विलिब्रियम थोड़ी इस्टेब्लिश करना है। तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक का डायरेक्शन इस तरफ बाहर की तरफ है और एक तरफ अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2e cos 45 माइनस E2 या E1, सॉरी E1, E2 कहाँ से आ गया। हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला ज़्यादा क्वांटिटी है, 2e cos 45 और E1 कम है। कोई भी ज़्यादा कोई भी कम हो सकता है, वो आंसर निकलेगा तो अपने आप पलट जाएगा। तो इसको ऐसे बैकवर्ड सॉल्व करते हैं, बैकवर्ड सॉल्व करते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे, फटाफट इसको निकाल के ख़त्म करते हैं। ऐसे ऊपर की तरफ देखते जाना, 2 इंटू ई का वैल्यू क्या होगा, ई किसको माने, ये वाला एल लेंथ के लॉन्ग माने, इसके लॉन्ग माने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्शन सब हमको पता ही है, इसके लॉन्ग होगा, डायरेक्शन को मारो यहाँ पे गोली। 2e लाइन के लॉन्ग रिजॉल्व कर ही रहे हैं, इसी के लॉन्ग, तो इसी के डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन बाद में लगा देंगे। वहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन आया था, जीरो कॉमा मतलब कि वो पॉइंट दिया हुआ था तो वहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ पे इसी लाइन के लॉन्ग रिजॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, साथ साथ लिखते जाना, सफिशिएंट टाइम है, साथ में नोट्स बन जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई एल स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज, याद रखो ये टेस्ट चार्ज नहीं। के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 45, कॉस 45 1/√2 माइनस माइनस E1, E1 ये डायगोनल है इसका, तो ये L है, ये L है, तो ये √2L होगा, पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ यही माइनस माइनस दूसरा टर्म के माइनस क्यू, या क्यू वेक्टर फॉर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे साइन के साथ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही साइन दिखा चुके हैं, माइनस कर ही चुके हैं उसका पहले। तो के क्यू बाई √2L का होल स्क्वायर, यहाँ इसको सॉल्व किया, यहाँ से निकला ये √2, तो हो गया ये, इसके ऊपर अब चल रहे देखो, √2 के क्यू बाई एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई 2L स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। अब इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, के क्यू को कॉमन ले लिए, के क्यू बाई एल स्क्वायर को, क्या बचा √2 माइनस 1/2, इसका एलसीएम ले लिए, तो फाइनल आंसर थोड़ा बोल्ड लिखा जाए जिससे सबको समझ में आए। फाइनल आंसर है के क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू एलसीएम ले लो तो 2√2 माइनस 1/2। डायरेक्शन कोई पूछे तो वेक्टर फॉर्म में ये वाला डायरेक्शन है 40, इससे लेते हैं ना, तो शायद ये हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा 135 हो जाएगा ना, 135 हो जाएगा। डायरेक्शन ये 135 हो जाएगा, 135, तो 135 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन हो गया अगर डायरेक्शन पूछे तो। और आंसर हो गया के क्यू बाई एल स्क्वायर
2√2 माइनस 1/2। तो आज का जो लेक्चर है उसको समराइज करते हैं। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज अच्छा खासा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में समझे, सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है उसके बारे में समझे, कहाँ एग्जिस्ट करता है वो समझे, डिफाइन किए, ये पॉइंट निकला दोनों पॉइंट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दो पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, फिर टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम निकाल लें अपने से, पूरा देख के अच्छे से। दो फार्मूला निकला k³/r² इंटू आर कैप, सेमी फार्मूला है, बस ऊपर नीचे आर का मॉड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हुआ है, बस सेमी फार्मूला है। उसके बाद अपना उसका ग्राफ एक देखें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को करता है फॉलो, वो देखें। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट करते हैं पॉजिटिव पे, टर्मिनेट करते हैं निगेटिव पे, ये देखें। उनका साइन देखें, बहुत बढ़िया। फिर एक क्वेश्चन देखें वेक्टर फॉर्म का, क्वेश्चन देखें। यहाँ पे 3,4,0 है इसका पॉइंट और ये है, तो वेक्टर फॉर्म लगा के उसका k³ इंटू आर कैप ऊपर में वो देखें। नेक्स्ट क्या देखें, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा स्क्वायर फ्रेम था, हमारे पास 3 चार्ज था, -q, q और q, और स्क्वायर फ्रेम में ए पॉइंट पे उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई ना कोई टेस्ट चार्ज रहा होगा, उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हो गया होगा। मान लो यहाँ पे कुछ टेस्ट चार्ज रहा होगा, और लिख नहीं रहे हम, समझ लेना उतना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे वेक्टर को रिजॉल्व किए, वेक्टर अच्छे से सबको आता है। और इसी लाइन के जो हरा वाला जो लाइन है, ग्रीन वाला जो लाइन है, उसी लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व कर दिए। और इसी लाइन, कोई अगर पूछे कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसी लाइन के अलॉन्ग रिजॉल्व करके इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी रिजॉल्व कर सकते थे, बट ये ज़्यादा थोड़ा, ये भी एक तरीका है, ये भी जानो, उसके अलॉन्ग रिजॉल्व करके खुद आंसर निकाल लेना। तो ये था क्वेश्चन। अब आग क्या, फॉर्मूला नहीं है, ये डेरिवेशन है, फॉर्मूला नहीं है वो, तो इससे तो 50 फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। ठीक है, डन।